इस वीडियो का ट्रिगर पॉइंट ये था कि मेरी 2 दोस्तों से बात हो रही थी अपने जो कि कनाडा में मौजूद हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर वो कनाडा गए थे, डिफरेंट एज ग्रुप के थे, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के थे। एक जो थे वो यहाँ से जब कनाडा गए थे तो 2015 में गए थे और कनाडा लैंड हुए थे तो उनके पास जॉब भी थी और सारी चीज़ें सेटल थी क्योंकि उनकी अपनी कंपनी ने ही इंटर कंपनी ट्रांसफ़र किया था उनका। उनसे मेरी बेसिकली जो बात हुई थी वो ये कि यार आप जब दुबई में थे, जब आप यहाँ से छोड़ रहे थे ऑलमोस्ट कोई 7-8 साल बाद वो दुबई से मूव कर रहे थे, दुबई में 7-8 साल गुज़ारे थे उन्होंने। तो उस टाइम पर उनके पास कौन-सी गाड़ी थी? तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास ऑडी Q8 थी और जो मैंने फिर पूछा कि जब आप कनाडा लैंड किए तो आपके पास फिर वहाँ पर जब आपने लाइफ़ स्टार्ट की तो वहाँ पर पहली गाड़ी कौन-सी ली? तो उन्होंने कहा यार पहली गाड़ी निसान अल्टिमा थी। तो उनके पास लेट्स से 2015 के अंदर 2013 की ऑडी Q7, Q8 चला रहे थे। और जब वो लैंड किया उन्होंने कनाडा में वो भी अच्छी जॉब के साथ वहाँ के हिसाब से अच्छी जॉब थी, ठीक है, सैलरी कट तो ऑफ कोर्स मिलती है लेकिन वहाँ के हिसाब से अच्छी जॉब थी। तो उसके अंदर उनके पास निसान अल्टिमा ली थी उन्होंने। अच्छा दोनों गाड़ियों का कंपैरिज़न एज़ सच नहीं है, एक बहुत अच्छी एक्सपेंसिव गाड़ी है, एक नॉर्मल किस्म की यूएई के हिसाब से एक नॉर्मल किस्म की गाड़ी है। अच्छा दूसरे दोस्त से मेरी बात हुई तो उनके पास जो थी वो होंडा अकॉर्ड थी 2020 के अंदर जब वो 2021 में उन्होंने गए थे कनाडा। उनका सीन भी ऐसे ही था कि उनके पास जॉब थी और वो जॉब के अंदर ही मूव किया था मतलब उनकी इंटर कंपनी ट्रांसफर नहीं था लेकिन जब वो लैंड किया था तो उन्होंने पहले दिन उनको जॉब मिली थी। तो उन्होंने भी गाड़ी जो ली थी वो यहाँ पर होंडा अकॉर्ड 2020 की थी, 1 साल पुरानी गाड़ी थी और जब वहाँ पर उन्होंने लैंड किया तो उनके पास टोयोटा कैमरी 2015 का मॉडल था। तो मैंने इन दोनों से मैंने क्वेश्चन ये किया कि यार आप लोगों को जो सिग्निफिकेंट आपने एक कट लिया अपनी गाड़ियों के पर्सपेक्टिव में तो आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा? एंड देन आप लोगों ने क्या सोचकर मतलब हल्की गाड़ी ली आप अपनी चाहते बाय द वे वो चाहते तो अच्छी गाड़ी ले सकते थे। लेकिन क्या ऐसा क्या था कि आप लोगों ने इतना बड़ा कट ले लिया? तो उन्होंने कहा यार देखो, एक तो ये कि वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट गाड़ी की ज़्यादा है, कनाडा में तो ऑटोमैटिकली बंदा जो है ना डाउनग्रेड कर जाता है और दूसरी बात ये कि वहाँ पर कोई एज़ सच सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं होगी तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। वैसे तो दुबई में भी ऐसा नहीं है, लोगों के दिमाग में इस तरह का होता है कि आपके पास गाड़ी का लेवल होगा तभी आपसे कोई अच्छे तरीके से बात करेगा। मैं 15 की गाड़ी मेरे पास है, सस्ती गाड़ी सी है मित्सुबिशी पेजेरो लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़ील नहीं आता कि मुझसे कोई मेरी गाड़ी की वजह से मुझे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग के अंदर होता है। सो आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने रखा है वो इसी पर्सपेक्टिव से रखा है कि लोगों के दिमाग के अंदर जो फ़ुतूर भरा हुआ होता है, मैं उसको थोड़ा-सा निकालने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जी मुझे खुद भी याद है जब मैं 2009 के अंदर आया था यहाँ पर यूएई में तो मैंने जब गाड़ी एक ली थी, कैश पे मैंने गाड़ी ली थी। उस वक़्त मैंने होंडा सिविक ली थी, तो उस टाइम पर मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला था, "यार, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इतनी छोटी गाड़ी और वो भी कैश के ऊपर ले रहे हो, कितना बेवकूफ़ी कर रहे हो।" ख़ैर, कैश पे लेना मेरे ख़्याल से कोई इतनी अक्लमंदी भी नहीं थी इस वक़्त मैं अगर सोचूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई और एवेन्यू नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का, तो फिर ठीक है, आपने कैश पे ले ली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया। लेकिन चलें मैंने कहा, "यार, मेरे पास यही कैश था, इसी से मैंने गाड़ी ली और वो मैंने नई गाड़ी ली थी।" और मेरा जो थॉट प्रोसेस था, वो यही था कि यार, नई गाड़ी ले लूँगा और बहुत आराम से, सुकून से, बहुत अरसे तक जो है ना, वो उसको उसी तरह से चलाऊँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बेवकूफ़ कहा, मुझे कहा कि यार बहुत आराम से तुम होंडा अकॉर्ड या लेट्स से टोयोटा इवन प्राडो ले सकते हो। मैंने कहा यार नहीं, मेरी उस वक़्त भी थिंकिंग उसी तरह की थी कि मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्च करने में नहीं था और इनफैक्ट गाड़ी के मामले में तो मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं खर्च करता हूँ। सबके अपने-अपने शौक होते हैं, अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ख़ैर जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि बेसिकली आपको जब नए लैंड करते हैं यूएई के अंदर तो आपके पास कौन-कौन से एवेन्यूज़ खुल जाते हैं और फिर कौन-कौन से एवेन्यूज़ जब खुलते हैं तो आपके पास वो कौन-कौन से इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं आपको, जो कि आगे आपको लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। जो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी थी उसके अंदर ये वेल ऑफ लोग थे और उनको कोई मसला नहीं था इनफैक्ट कनाडा जाकर भी वो अच्छी से अच्छी गाड़ी ले सकते थे, नई से नई गाड़ी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो गया था। एक तो ये कि उनकी एज थोड़ी-सी आगे बढ़ गई थी, वो एक फैक्टर था और दूसरा ये कि जिस मुल्क में वो गए थे, वहाँ पर इस मेंटालिटी को मेरे ख़्याल से कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, जहाँ पर आपकी गाड़ी की बेसिस के ऊपर आपकी वर्थ या आपको अच्छा या बुरा समझा जाए। इनफैक्ट दुबई में भी नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर ऑटोमैटिकली ये सेट हो चुका है, तो फिर उसको हिलाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मैं आज आपसे कोई 4 के करीब ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा कि जो नए यूएई में आने वाले लोग हैं,
उनको देखना चाहिए कि उनको इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और अपनी मेंटालिटी शुरू से ही उसको इस तरह से मोल्ड कर लेना चाहिए ताकि उनको परेशानी ना हो। क्योंकि बाद में बहुत ही सैड स्टोरीज़ हैं जो मुझे पता चलती रहती हैं, और ये एवरी वीक मेरे पास कोई ना कोई स्टोरी इस तरह की आ रही होती है जिसके अंदर आपकी जॉब चली जाती है, लेट्स से आप एक खास एज के बाद जाकर आपको पता चल रियलाइज़ेशन होती है कि यार यूएई में हमने टाइम गुज़ारा लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की रियलाइज़ेशन आपको पहले दिन से ही हो जानी चाहिए, चाहे आपने इसको यूएई की एज़ अ डेस्टिनेशन आपने इसको कोई हॉप रखा हो या आपने परमानेंट मूव करने का सोचा हो कि आप लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहना चाहते हैं। कोई भी सिनेरियो आपका हो लेकिन आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो पॉइंट है वो ये कि गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो ट्राई करें सेकंड हैंड ले लें, और अगर सेकंड हैंड नहीं मिल पा रही आपको किसी वजह से तो आप नई गाड़ी लें और उसको अपनी कम से कम इंस्टॉलमेंट के ऊपर लें। अगर आप उसको बैंक फाइनेंस करा रहे हैं, बेहतर तो ये होगा कि कैश पे ले लें, लेकिन अगर कैश पे नहीं ले सकते तो बैंक फाइनेंस करवाएँ। और अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि बैंक फाइनेंस ना करवाएँ, उसको कैश पे ले लें, क्योंकि कैश पे जब आप लेते हैं गाड़ी तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी मिलते हैं सेकंड हैंड गाड़ी लेने के। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो यहाँ की चमक-दमक के साथ दुबई की। तो जो जो रैट रेस है ये गाड़ी की, ये कहीं नहीं खत्म होती। अगर आप टोयोटा कोरोला ले लेंगे तो सामने वाले के पास होंडा सिविक नज़र आएगी, होंडा सिविक ले लेंगे तो आपके पास सामने वाला अकॉर्ड लेके बैठा होगा, अकॉर्ड ले लेंगे तो सामने वाला प्राडो लेके बैठा होगा, प्राडो ले लेंगे तो लैंड क्रूज़र के बाद यू नेम इट, लेक्सस, रेंज रोवर, और फिर वो लैम्बोर्गिनी कहीं भी जा सकती है। तो ये रेस आप नहीं जीत सकते। जब इस रेस को आप जीत नहीं सकते तो आप अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी एक्सटेंड ना करें, कैपेसिटी को अपने पास रखें, और बहुत सारे एवेन्यूज़ आएँगे जहाँ पर आपको खर्चा करना होगा और वहाँ पर आप बेहतर खर्चा कर सकते हैं, बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे सकती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि एक और चीज़ जो यूएई में सबसे आसान हो जाती है वो ये कि आपके पास पैसे हो ना हो, आप चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा पैसे हो ना हो, पैसे ऑफ कोर्स आपके पास होते हैं, लेकिन आप उसके जो जो क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बाय नाउ पे लेटर वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। बाय नाउ पे लेटर को मैं अक्सर मैंने एक जगह इंटरनेट पे उसको किसी को कहते हुए सुना था कि ये ब्रोक नाउ ब्रोक लेटर वाली चीज़ हो जाती है, यानी कि आज भी गरीब रहेंगे और कल भी गरीब रहेंगे। देखिए, बाय नाउ पे लेटर बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करने वाला एक होना चाहिए बंदा। मैंने आज तक बाय नाउ पे लेटर वाले जो लोग देखे हैं, वो कामयाब होते हुए नहीं देखे। देखें, बाय नाउ पे लेटर में होता क्या है, आप पैसे आज देते हैं, या आपको लेट्स से वो कहते हैं कि यार इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, हम 0% आपको ईएमआई के ऊपर इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो इसमें कोई बुरा नहीं लगता कि लेट्स से आपके पास 2 साल के ऊपर एक इंस्टॉलमेंट बन गई, आपने आईफ़ोन लिया, आपके पास 2 साल के ऊपर इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई, बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जो अगले 24 महीने हैं, उसके अंदर कहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप गलती कर जाएँ, ये वो बैंक ज़रूर कोशिश करेगा कि आप गलती करें ताकि उसके चार्जेस आप पे लगें। और कोई चीज़ भी दुनिया में फ्री नहीं होती है। अगर मैं 24 महीने के अंदर कोई गलती नहीं करता हूँ, तो आप जैसा कोई बंदा उसमें गलती करेगा और मुझे उसका फ़ायदा होगा। तो कोई भी चीज़ इसमें फ्री नहीं है। ये ज़रूर याद रखें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे होते हुए भी मिस कर देते हैं अपनी पेमेंट्स के टाइम को। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है कि वो इस तरह की बाय नाउ पे लेटर में तो बिल्कुल भी ना जाएँ। अगर आप बाय नाउ पे लेटर में जा ही रहे हैं, वो उस वक़्त जाएँ जब आपके पास 100% कैश मौजूद है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाह रहे हैं कि उस कैश को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके उसका कोई रिटर्न ले लें अच्छा, और उस टाइम फ्रेम के अंदर आप उस जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको पे ऑफ कर दें। लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसा बहुत कम होता है और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि बाय नाउ पे लेटर वाले चक्कर में ना जाएँ। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड या डिफरेंट किस्म के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर अगेन वही बात आती है कि आपको वो पैसों का कैश फ्लो आराम से मिल जाता है, चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पे ऑफ करने का टाइम आता है शायद उस वक़्त आपके पास पैसे ना हो। तो दुबई के अंदर रहते हुए इन चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, और आप बेसिकली एक रैबिट होल के अंदर चले जाते हैं इन केस, और रैट रेस के अंदर लग जाते हैं इन केस अगर आप इन चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे। तो बल्कि मैंने इनफैक्ट एक हर दफ़ा मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पास ये एक 2000 आई डोंट नो 2019 का 11 प्रो मौजूद है मेरा मेरा फ़ोन, और ये फ़ोन बिल्कुल परफेक्टली इस वक़्त चल रहा है। लेकिन मैं हमेशा एप्पल की प्रोडक्ट लेता हूँ अपने एटलीस्ट फ़ोन के लिए, और ये मेरे पास ये जो मैकबुक है ये भी अभी रिसेंटली लिया है मैंने, इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। बाय द वे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फ़ॉलो कर लें, मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत व्लॉग्स स्टोरी की फ़ॉर्मेट में व्लॉग्स डाल रहा होता हूँ, तो वो आपको शायद मेरी जो मैं लाइफ़ के अंदर जो चीज़ें कर रहा होता हूँ, मैं कुछ चीज़ें वीडियोज़ में ना डालूँ, मैं उसके अंदर डालता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम पे आप मुझको फ़ॉलो कर सकते हैं, मेरी स्टोरीज़ देख सकते हैं, और उसके अंदर जो मैंने हाइलाइट्स दी हुई हैं, वो उसके अंदर आपको व्लॉग्स भी मिल जाएँगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरा आईफ़ोन है, इसको मैं
जब भी खरीदूंगा नेक्स्ट, जो कि इस साल का ड्यू है मेरा, जो कि मैं पिछले 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें हर दफ़ा ये बोलता हूँ कि 2023 का सितंबर के अंदर मुझे आईफोन लेना है, और ना सिर्फ मुझे अपने लिए, आई हैव टू बाय इट फॉर माय बेटर हाफ एज वेल। हमने ये प्लान किया होता है जब भी कोई बड़ी परचेज करनी है, और ऐसी परचेज करनी है जिसका ऐसा कोई मतलब थोड़ा सा लग्जरी एंड पे आ जाती है चीज़, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ होती है आईफोन। तो उसके लिए जब मैं इस तरह की एक्सपेंस करता हूँ, तो मैंने सोचा होता है कि मैं इसको इक्विवेलेंट पैसे कहीं इन्वेस्ट भी करूंगा, और व्हाट बेटर देन इन्वेस्टिंग इन एप्पल स्टॉक्स। तो मैं इसके जितने भी इक्विवेलेंट पैसे होंगे जब मैं ये खरीदूंगा, तो ऑलमोस्ट मुझे मेरे ख्याल से कोई 12,000 दिरहम्स के करीब के 2 फोन्स पड़ेंगे। तो उस टाइम पर मैं वो पूरे के पूरे पैसे एप्पल के स्टॉक्स में लगाऊँगा, और इसके ऊपर मैं पूरी की अलग से एक वीडियो बनाता रहता हूँ कि बराका को मैं यूज़ करता हूँ। बराका के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और उसके अंदर इस वक़्त कोई एप्पल का शायद 1800 या $2000 का मेरा पोर्टफ़ोलियो है, और इसके अलावा भी और डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके अंदर मैं टोटल इस वक़्त कोई शायद 2000 3000 $3000 का मेरा पोर्टफ़ोलियो बन चुका था एप्पल स्टॉक्स का। और अब जब ये मैं अगली इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो ऑफ कोर्स उसमें $2000 और ऐड हो जाएँगे। तो बराका में अगर आपको डाउनलोड करना है, जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिलेगा अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। खैर, जो एज़ आई सेड कि मैं जब भी इस तरह की कोई खर्च करता हूँ, तो मैं बजाय इसके कि मैं बाय नाउ पे लेटर पे जाऊँ, मैं उस अमाउंट को पहले इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ कि जितनी अमाउंट में मैं चीज़ ले रहा हूँ, उस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करूँ, और उसके बाद मैं अगली चीज़ खरीदूँ। उसके अंदर ये हो सकता है कि मैं बाय नाउ पे लेटर ले लूँ, कि जो अमाउंट मैंने ऑन ऑन टॉप ऑफ व्हाटएवर आई हैव इन्वेस्टेड, अगर मैं उसके अलावा कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं बाय नाउ पे लेटर करके जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट बची है, वो मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। मेरे 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 ख़्याल से ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस थीसिस पे चलेंगे, इस प्रोसेस पे चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी आसान हो जाएँगी, और आप उसके अंदर एक प्रोसेस के अंदर आ जाएँगे। अच्छा, इसके अलावा जो एक और पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, वो ये है कि जो इल्यूज़न होता है यूएई में आकर या गल्फ कंट्रीज़ में आकर, जो एकदम से आपको होराइज़न चेंज होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान, इंडिया से आकर जो एकदम से चीज़ें आती हैं आपके सामने, वो आपको लगता है कि ये परमानेंट है, और उसकी वजह से आप जो डिफरेंट एक्सपेंसेस कर देते हैं, वो आपके सोच में भी नहीं होता। जब काफ़ी बाद में आपको समझ में आता है कि यार, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस तरह से बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव घर खरीद लेते हैं, खरीदते तो नहीं है, रेंट कर लेते हैं, और उसके बाद 1 साल बाद समझ में आता है कि यार, ये हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमें डाउनग्रेड करना चाहिए, और जिस वक़्त डाउनग्रेड का सोचते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो लगने लगते हैं कि उसकी जो मूविंग कॉस्ट और बहुत सारी और जिस डिफरेंट किस्म की कॉस्ट होती हैं, वो आपको ज़्यादा लगती हैं। तो शुरू में ही अपना, ना मैं ये कहता हूँ कि ना आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँ और ना बहुत ज़्यादा नीचे जाएँ, थोड़े दिन रेंट पे रहें। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ लोगों से कि कोशिश करें कि अपनी फैमिली को 2 से 3 महीने के अंदर ना बुलाएँ, उसके बाद बुलाएँ। अगर आप फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो इमीडिएट अगर आप बुलाएँगे, तो मैंने ये देखा है कि आप बहुत गलतियाँ करते हैं जब इमीडिएटली आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं। पहले आप खुद आके रहें, कम से कम 3 से 4 महीने आप खुद आके रहें, चीज़ों को देखें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसको सॉर्ट आउट कर लें, गाड़ी को सॉर्ट आउट कर लें। फिर जब आप फैमिली बुलाएँगे, तो आपका वन टाइम में जो आपका डिसीज़न होगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर्ड टू समवन। मैंने जितने लोग भी देखे हैं, जिन्होंने 2, 3, 4 हफ्ते के अंदर-अंदर अपनी फैमिलीज़ बुलाई हैं, बगैर लाइसेंस के, बगैर कार के, तो उस केस में जब उन्होंने इनिशियल जो एक्सपेंसेस किए हैं, वो शुरू-शुरू के एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो बहुत भारी पड़ते हैं अगले 1-2 साल के लिए, क्योंकि गलत प्रॉपर्टी लेते हैं। 1 से 2 साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ जाती है। आइदर वो बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आइदर वो लोकेशन सही नहीं होती है। जब आपके पास गाड़ी आती है, आप समझते हैं कि नहीं यार, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे कहीं दूर रह रह सकता था मैं, या मैं करीब रह सकता था, करीब रहना चाहिए था, या स्कूल का ये मसला है, ये मसले, वो मसले। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को आफ्टर लेट्स से एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स बुलाएं, ताकि आप खुद सेटल हो जाएं, और उसके बाद मेजर डिसीजन जो आपको एक्सपेंसेस के करने, वो उसके बाद करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब भी लोग आते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम है, पैसों में एकदम से बहुत ज़्यादा जंप लगता है जो नज़र आता है। मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाई थी कि यूएई के अंदर रहते हुए आपको किस तरह से लेट्स से यूएई के अंदर आप जाते हैं, यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया में जाते हैं, जहाँ भी हैं, आपका परचेज़िंग पावर पैरिटी के नाम से एक इंडिकेटर है।
जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जिस भी मुल्क में जा रहे हैं उसको उसकी इनकम को आप उसको कन्वर्ट कर सकें जो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम है, तो उसकी बेसिस के ऊपर अपनी फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपकी इनकम सही है कि नहीं है। ऑल्दो कि कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट मटेरियल नहीं है पीपीपी को आप जब फॉलो करते हैं, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया हो जाता है। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, मैं इसको लिंक यहाँ पर कहीं लगा दूँगा उसका। अच्छा, अब अगर बात करें टैक्सेस की, तो टैक्सेस नहीं होते यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आकर रुक रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास थोड़ी-सी अच्छी इनकम होती है, कि जिस इनकम लेवल के ऊपर वो यहाँ पर हैं, उस इनकम लेवल के ऊपर बेसिकली अगर आप कनाडा में होते या ऑस्ट्रेलिया में होते, आपको 40% के टैक्स स्लैब में जाना पड़ सकता था। तो अगर 40% के टैक्स स्लैब में आपको उन मुल्कों में जाना पड़ रहा है और आप यहाँ पर 10-15 साल, 20 साल गुज़ारने के बाद, 20 साल बाद कोई मुझसे आके ये बोले कि यार यहाँ इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं उसको बिल्कुल कहूँगा यार कि आपने खुद अपनी बेवकूफ़ियाँ थी आपकी, आपने गलत डिसीज़न्स लिए हैं, क्योंकि जो टाइम था, आपका प्राइम टाइम था जिसमें आप टैक्स फ्री इनकम ले रहे थे, उस पैसों को अगर आप 40% के रेट से इन्वेस्ट करते, और बाय द वे जो लोग कनाडा में रहते हैं वो 40% टैक्स तो देते ही देते हैं, उसके ऑन टॉप वो सेव भी कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप 40, 50, 60 प अब मैं कहता हूँ ना 60% के ऊपर जब मैं बात करता हूँ कि आपको सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, यूएई में रहते हुए, सब लोग नहीं कर सकते, आई एग्री, लेकिन बहुत सारे लोग कर सकते हैं और मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10,000 दिरहम की सैलरी के अंदर अपने 4-5 बच्चों को स्कूल्स भी भेज रहे हैं और पाकिस्तान में खर्चे भी निकाल रहे हैं। तो ये काम सारे हो सकते हैं, वो आपकी आदतें हैं जो खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से आप फिर वही बात है ना, यूएई में आकर आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं, उससे आदतें खराब होती हैं। तो इसलिए पहले दिन से ही एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं आता, तो कोशिश करें फिर अपनी इनकम बढ़ाएँ, और इनकम नहीं बढ़ा सकते, तो फिर ये रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है कि आपकी इनकम भी नहीं बढ़ रही, आपके खर्चे यूएई के हिसाब से चल रहे हैं, और जब आप 10 साल बाद, 15 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आप बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन के अंदर होंगे। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ जो मुझे पता होती हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पर इसलिए नहीं बोलता कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होते हैं, जिनके बारे में मैं जो मुझे बताते हैं, और ऑफ़ कोर्स मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन वो उनको बुरा लगेगा कि मैं अगर बताऊँ तो। इसलिए बहुत ही अपने आप को लो प्रोफ़ाइल लेके रख के चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। पैसे मैंने अगेन बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अभी रिसेंटली मैंने अगेन इंस्टाग्राम के ऊपर जॉर्जिया का व्लॉग डाला हुआ था, ट्रैवल करें, एक्सपीरियंसेस लें, लेकिन इस तरह के एक्सपेंसेस के अंदर, जिसके अंदर जो कि ना रिकवर हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, जो एक्सपेंस आप यहाँ पर कर रहे हैं वो वहाँ पर हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर इस जगह को आप एक नेमत समझें, अपना जो हाउस होल्ड आपको हेल्प मिलती है यहाँ पर, उसको नेमत समझें, जो कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी अगर आप वेस्टर्न कंट्री जाते हैं। तो आप अगेन ये मैं सिर्फ कह सकता हूँ, और मुझे पता है ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आई हैव टू टेल सम ऑफ दीज़ फैक्ट्स जो मुझे याद आ रहे हैं इस वक़्त। अच्छा, 4th पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पर जब देखता हूँ लोगों को, और इनफैक्ट मैं खुद भी जब बंदा यहाँ पर मूव करता है, अब तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की नहीं सोचता, लेकिन जब मैं आया था 2009 के अंदर, तो मेरा हालाँकि उस वक़्त भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमेशा से एक था कि यार पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनानी है, वहाँ से रेंट आएँगे, और यही एक थॉट प्रोसेस था जिसके ऊपर हमें क्योंकि बचपन से इसी तरह की चीज़ें बताई हुई थी, तो हम उसी तरह चल रहे थे। ये तो कुछ लर्निंग से हमें समझ में आया कि ना सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़, बाकी दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ एक ही एवेन्यू नहीं है। तो जो 4th पॉइंट है वो ये कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बैक होम कंट्री नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक ठिकाना होना चाहिए जो कि आपका मेंटल पीस आपको प्रोवाइड करता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको लाज़मी आपको अपने घर के रहने के लिए एक घर चाहिए। मैं कभी भी उस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता। लेकिन अगर आपको मेंटल पीस मिल रहा है अपने घर को खरीदने से, एक है कि यार मुझे भी है होता है कि मेरे पास अगर कुछ भी चीज़ें, सब कुछ खत्म हो भी जाए, तो मेरे पास एक घर मौजूद है मेरा, जो कि बहुत आराम से मैं जा सकता हूँ बैक होम, और उसके अंदर मैं रह सकता हूँ। कोई मुझे मैं प्रोबब्ली सड़कों पे नहीं आऊँगा, गॉड फॉरबिड। तो इसलिए ये चीज़ें आपके पास, ये अगर इंश्योरेंस आपके पास मौजूद है ना, और आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, और आप उसमें बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं अपने बाकी कामों में, तो बेहतर ये है कि आप अपना एक घर रख लें, जिसमें जो आपका बैक होम कंट्री में हो, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स आप आपके अपने ऊपर हैं।
आप भले लेट्स से बैक होम स्टॉक मार्केट में करें, बैक होम प्रॉपर्टीज़ में करें, यहाँ पर रहते हुए यूएई के अंदर यहाँ की स्टॉक मार्केट में करें, यूएस की स्टॉक मार्केट में करें, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर करें, यहाँ के क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म्स पे करें। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाते रहता हूँ यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म्स की, जिसके अंदर लेट्स से स्मार्ट क्राउड है। स्मार्ट क्राउड के अंदर आपको अगर रेफरल बोनस चाहिए तो 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलेगा मेरे लिंक को यूज़ करते हुए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो जैसे मैंने आपको बराका के बारे में बताया था, इसी तरह से एक और प्लेटफ़ॉर्म है सर्वा का। 20 लेट्स से मैंने 2021 के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सर्वा इन्वेस्ट का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसको ग्रो होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट अच्छी चली है जब से मैंने इन्वेस्ट किया है। उसके अंदर जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की है उसमें सिचुएशन सही रही है। अगेन ये सबके साथ नहीं हो सकता है कि मैंने जब से इन्वेस्टमेंट की होती है वो जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे जा रही होती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी नीचे जा रही होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कभी भी आपको मेजर लॉस नहीं मिलेगा और प्रोबेबली इन्फ्लेशन से आप बच जाएँगे इवेंचुअली। जो इन्वेस्टमेंट का गोल होता है वो पैसे डबल करना नहीं होता है, वो पैसों को इन्फ्लेशन से बचा कर रखना होता है, थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ करना होता है और जब आप डाउन द लाइन 10 साल, 15 साल बाद देखेंगे तो उन पैसों को ग्रो करते हुए देखना होता है। अगर आप पैसों को डबल करने की सिचुएशन में जाएँगे या वो मेंटालिटी लेके जाएँगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। पैसों को अगर डबल करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उसका कोई और इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपनी जो डे जॉब है या जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करें, उससे ज़्यादा पैसे कमाएँ। तो इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक लॉन्ग टर्म गेन देती है। डे जॉब आपकी आपके बेसिक डिफ़ाइन करती है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं या आप किस तरह से अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं जस्ट थ्रू योर इनकम। अच्छा, एक बोनस टिप मैंने पता नहीं शुरू में कहा था कि नहीं कहा था कि एक बोनस टिप भी है मेरे पास। वो ये कि अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, बल्कि इससे पहले भी ये न्यूज़ में आ रहा था, कॉन्स्टेंटली आ रहा है। जो नए एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं, अपनी कंपनी से पूछें कि आपके पास अभी तक कोई ऑप्शन आया है कि अपनी जो एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुइटी है, उसको आप कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो। नेशनल बॉन्ड ने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी। मुझे नहीं पता कि अभी उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि मैंने उसको नहीं स्टडी किया हुआ। लेकिन उनके पास प्रोडक्ट है, मैंने अपनी एचआर से भी बात नहीं की हुई है, क्योंकि प्रोबेबली अभी तक ये चीज़ मेन स्ट्रीम में नहीं आई है। लेकिन इसको देख के रखें, क्योंकि अब आप देखें, अगर आप 10 साल तक जॉब करते हैं, 15 साल तक जॉब करते हैं, 20 साल तक एक ही जॉब करते हैं और आपकी एंड ऑफ सर्विस एक्यूमुलेट हो रही होती है। वो एंड ऑफ सर्विस आपकी एक्यूमुलेट हो रही होती है बगैर किसी एक्स्ट्रा इनकम के, यानी कि उसके ऊपर कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। जबकि अगर आप उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे अपनी ग्रेजुइटी को, तो आपको कुछ नहीं तो 2, 3, 4, 5%, 6% ऑन एवरेज एक दिरहम रेट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एंड जब कंपाउंडिंग होती है ना, तो वो मैं कितनी दफ़ा वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वो यूँ करके होती है। वो आपको जब एक टाइम आता है कि वो आपको एक एक्स्पोनेंशियल गेन मिलता है। वो गेन आपको जो ग्रेजुइटी की नॉर्मल कैलकुलेशन है उसके अंदर नहीं मिलता। तो ग्रेजुइटी को जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होती है, वैसे तो अखबारों में आ रहा है, गल्फ न्यूज़ वगैरह के अंदर, कि ये लॉन्च कर दी है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक मैंने कोई सब्सटैंशियल चीज़ नहीं देखी है। लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जैसे ही ग्रेजुइटी की स्कीम लॉन्च होती है, आप खुद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी कंपनी को बोलें कि मुझको ये पैसे यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करने हैं। और ऐसी चीज़ रखें जो कि सेफ एंड साउंड हो। स्टॉक्स की बेसिस वाली जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको प्रॉब्ली यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा रिस्की होगा। बेहतर ये है कि उनको फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करें। जो स्टॉक्स वाली चीज़ें होंगी उसके लिए आप वो खुद ही आप इन्वेस्ट करें। उसके अंदर जो आपके रिस्की फंड्स होंगे, जो जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, उन फंड्स को आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ स्टॉक्स के ऊपर, क्राउड फंडिंग के ऊपर, पैसों को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इनके ऊपर, यूएई के लाइफ़स्टाइल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन तो आपको बेसिकली जो खा रही होती है आपकी वेल्थ को, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्फ्लेशन के डर से लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उन गलत इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, उस वीडियो को जाके देखें। मुझे बताएँ कैसी लगी आपको वीडियो। लिविंग योर रिच लाइफ एक मैंने पॉडकास्ट की थी अपने एक फ्रेंड बहरोज़ के साथ। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।